नमस्ते। आज हम पंचायती राज का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। और पहला आशा करती हूँ कि जो पहला क्लास था वो आपको बहुत सही से समझ में आएगा। और मैंने पंचायती राज के विषय में आपको पहले ही बता दिया है कि ये बहुत व्यापक है, तो हम इसमें सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना कि हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है। तो मैंने इसको छोटा करने की कोशिश की है और बिल्कुल उसी फॉर्मेट में पढ़ाने की कोशिश की है जिससे एग्जामिनर पूछ सकता है। अगर उसके बाद भी इससे एग्जाम का क्वेश्चन बाहर निकल जाए तो मुझे माफी दे देना, पर मैंने कोशिश की है। तो चलो आज हम क्या करते हैं, पंचायती राज पार्ट 2 को शुरू करते हैं। तो अब आप अगर स्क्रीन पे देखेंगे तो जो पहली लाइन लिखी हुई है, जो पहला पेज दिख रहा है वो बिल्कुल फैक्ट का है। लेकिन इस पहले ही फैक्ट पर आपको बहुत ज्यादा क्या रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। सावधान रहने की जरूरत इसलिए है क्योंकि देखो, हमने पढ़ा था कि भारत में पंचायती राज लागू होता है 23 अप्रैल 1993 को, लेकिन राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम लागू होते हैं 23 अप्रैल 1994 को। ये जो एक साल का डिफरेंस है ना, ये इतनी उधम मचाता है दिमाग में और एग्जाम में हमारा क्या गलत करवा देता है क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी मेरी आवाज को बहुत ध्यान से सुने तो आपको पता चल जाएगा कि क्या वो जगह है जिस पर एग्जामिनर हर बार पूछता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, और आपको पहला ए ऑप्शन दिया जाएगा 23 अप्रैल 1993, देन आपको सी ऑप्शन हमेशा क्या मिलेगा, 23 अप्रैल 1994। तो उस प्रेशर की कंडीशन में बहुत जल्दीबाजी में आप कई बार ए टिक करके आ जाते हो, तो यही इसीलिए यहाँ पे क्या लिख दिया है कि आपको सावधान रहने का जरूरत है। अब पढ़े चलो। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 23 अप्रैल 1994 को क्या हुआ, लागू हुआ। 73वां संविधान संशोधन 1992 था। 24 अप्रैल 1994 को ये किस में लागू हुआ, पूरे देश में लागू हुआ। भाग कौन सा जुड़ा इससे, 9 अनुच्छेद कहाँ से शुरू हुए, 243 से, और पंचायती राज के खत्म कहाँ होंगे, 243 न पर खत्म होंगे। और कौन सी अनुसूची से जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची। और कितने विषय ऐड किए गए थे, 29। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो लगभग इस क्लास को देखते हुए हर बच्चे को पता है। तो यहाँ ज्यादा नहीं रुकेंगे, अब क्या बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो देखो अगली स्लाइड में थोड़ा थोड़ा टाइपो था जिसको मैंने क्या कर दिया है, करेक्ट कर दिया है। तो अब देखो 243, ये जो 243 है ना, यहाँ पे आपको जनवरी में जिनका भी एग्जाम है उनको बहुत चौकन्ना रहना है। क्यों चौकन्ना रहना है, इसलिए चौकन्ना रहना है कि दिसंबर 2022 से लगभग 2023 आ चुका है, खत्म होने के कगार पर है। एग्जामिनर ने इस पर बहुत फोकस कर रखा है और हो सकता है कि एपी के एग्जाम में यहाँ से वो आपको क्वेश्चन दे और गलत कराए। तो पहले तो एक सिंपल सी चीज आपको दिमाग में डालनी है कि 243 में दी गई है परिभाषाएं। ये परिभाषाएं भला किससे संबंधित होगी, तो ये परिभाषाएं संबंधित होगी पंचायती राज में इस्तेमाल होने वाले कीवर्ड से। फॉर एग्जाम्पल, पंचायती राज के कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद, मध्यवर्ती स्तर, जनसंख्या। इन सब की डेफिनेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगी, 243 के अंदर। तो पहले एकदम आराम से दिमाग में डालना है कि अगर 243 आर्टिकल है तो पंचायती राज के कीवर्ड्स की परिभाषा इसमें दी गई है। तो फिर एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि इस कीवर्ड की परिभाषा कौन से आर्टिकल में है। तो उसका मैं आगे आपको पूरा खोल के बताऊंगी क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलते हैं आगे की ओर। 243A, 243A इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको ऐसे लिख के रखना है कि 243 कैपिटल ए। देखो यहाँ पे ये गलती से ब्रैकेट लग गया है, इसको ना इस्तेमाल करें, इसको ऐसे देखें। 243A इज इक्वल टू क्या है, आपके ग्राम सभा। अब आप कहोगे कि मैम हमें कैसे याद रहेगा कि 243A ही ग्राम सभा है। तो सिंपल सी बात है, पूरे के पूरे भारत में लोकतंत्र का सबसे छोटा इकाई कौन सा है, ग्राम सभा। आप भी देखते हो कि घर में सबसे छोटे बच्चे की सबसे ज्यादा सुनी जाती है। इसीलिए 243 में परिभाषा के बाद जो 243A जो पहला ही आर्टिकल रखा गया वो किसका रखा गया, ग्राम सभा का रखा गया। अगर ऐसे रखोगे तो आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। अब 243A क्या कहता है, तो 243A कहता है कि भाई जो ग्राम सभा होगी वो बहुत सिंपल है, वो ऐसी शक्ति का प्रयोग करेगी और ऐसे काम करेगी जिस पर नियम कौन बनाएगा, विधान सभा क्या बनाएगी, जिस पर नियम बनाएगी। इस साल एपी के एग्जाम के लिए ये जगह क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। एपी के एग्जाम में बहुत ज्यादा श्योरिटी है कि वो आपसे पूछे कि 243 कैपिटल ए के तहत जो ग्राम सभा को अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए या ग्राम सभा को काम करने के लिए किसके नियमानुसार काम करना पड़ता है, तो उस केस में आपका आंसर विधानसभा होना चाहिए। ये क्वेश्चन को आप जब मैं बोल रही हूं तो अपनी कॉपी में लिख कर बोल्ड कर ले, आपको
99% ये कहाँ दिख सकता है, पेपर में दिख सकता है। आगे चले, इस पेज पे कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो। हाँ, 243B, अब फिर से लिख लेते हैं कि 243 के अंदर हमारी परिभाषा लिखी हुई है। फिर हम लिख लेते हैं कि 243A, 243A में हमें किसके बारे में पता चलता है, ग्राम सभा के बारे में। और ग्राम सभा को बॉर्नवीटा खिलाने के लिए कौन तैयार है, विधानसभा। तो ग्राम सभा किसके इशारों पर है, तो ग्राम सभा किसके इशारों पर, तो ग्राम सभा आपके किसके इशारों पर है, विधानसभा के इशारों पर है। फिर आपको याद रखना है 243 कैपिटल बी, तो ऐसे कॉपी में छोटा करके लिखें कि 243 कैपिटल बी किसका गठन है, पंचायतों का गठन है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये सीक्वेंस से क्या रखनी है, याद रखनी है। तो अगर आपसे पूछे कि पंचायतों के गठन के बारे में कौन सा आर्टिकल है, तो आपको याद रखना है 243B। कौन सा है, 243B, कैपिटल बी है। कैसा बी है, कैपिटल बी है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलूं, चलो। हाँ, फिर देखो 243C, 243 कैपिटल सी, तो 243 कैपिटल सी किसके बारे में है, पंचायतों की संरचना के बारे में है। एक बार फिर से हमारी सीक्वेंस बना लेते हैं। 243 क्या है, आपकी परिभाषा है, ठीक है। फिर आपको याद रखना है 243 कैपिटल ए, सबसे छोटी कौन, ग्राम सभा। तो किसके विषय में है, ग्राम सभा के विषय में है। ग्राम सभा किसके इशारों पे काम करती है, तो यही याद रखना है, विधानसभा। फिर आपको 243B में क्या रखना है, 243B में आपको किसका गठन करना होगा, पंचायतों का गठन करना होगा, ठीक बात। फिर आपको क्या याद रखना है, 243C, 243C में आपको क्या करनी है, पंचायतों की संरचना करनी है। क्या करनी है, पंचायतों की संरचना। तो यहाँ तक सीक्वेंस लगाने में कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही आप संरचना तय करोगे ना, आपको किसकी याद आएगी, आरक्षण की। किसकी याद आएगी, आरक्षण। तो 243 कैपिटल डी क्या लिखा हुआ है, स्थानों का आरक्षण, कि भाई आरक्षण किस प्रकार से होगा। और चूंकि अभी संसद में वुमेन बिल को पास किया गया है, राजनीति में आरक्षण देने की बात चल रही है, तो पंचायती राज का भी आरक्षण का आर्टिकल आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप याद रखोगे कि 243D, डी में क्या लिखा हुआ है आपका, रिजर्वेशन, स्थानों का आरक्षण, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ूं मैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सिंपल इंफॉर्मेशन है। हाँ, ई देखो, अब ई कैसे याद रखोगे, अवधि में ई की मात्रा आती है ना, तो बिल्कुल वैसे ही कि 243 जो है कैपिटल ई, वो किससे संबंधित है, पंचायतों की अवधि से संबंधित है। अब एक बार फिर से हम अपनी सीक्वेंस लगा लेते हैं कि 243 किसके विषय में है, परिभाषा के विषय में, ठीक बात। फिर हम देख लेते हैं 243 कैपिटल ए किसके विषय में है, ग्राम सभा के विषय में। और आपको ग्राम सभा को किसके इशारों पे नचाना है, विधानसभा के इशारों पे आपकी ग्राम सभा डांस करेगी, ठीक। फिर 243 बी को याद रखो, 243 बी कैपिटल बी कह रही हूं मैं, और कैपिटल बी जो है वो क्या है, ग्राम पंचायत का गठन है। किसका गठन है, ग्राम पंचायत का गठन है। देन आपको क्या याद रखना है, 243 सी में आपको क्या याद रखनी है, पंचायतों की संरचना, ठीक है। फिर आपको डी याद रख के आना है, और डी में आपको क्या याद रखना है, 243D, इसमें आपने क्या याद रखना है, आरक्षण, स्थानों का क्या है, आरक्षण। आरक्षण के बाद आपको 243E में क्या याद आना चाहिए, अवधि, पंचायतों की अवधि। तो ऐसे आपके क्या बन जाने चाहिए, कीवर्ड सारे के सारे क्या हो जाने चाहिए, बन जाने चाहिए। अब ई के बाद आप क्या याद रखोगे, ई के बाद आप याद रखोगे एफ, 243F। अब इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसको मैं हिंदी में लिख देती हूँ। इसको कहते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। अब यहाँ पे मैंने डिस्क्वालिफिकेशन को इंग्लिश में क्यों लिखवाया, उसमें एक चीज छुपी हुई थी। देखो, डिस्क्वालिफिकेशन में एफ आता है, क्या आता है, डिस्क्वालिफिकेशन में एफ आता है। तो 243F कहता है सदस्यों की अयोग्यता। किसकी अयोग्यता, सदस्यों की अयोग्यता। तो एफ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ू मैं, यहाँ तक आप सब लोग नोट डाउन कर लोगे, चलो। हाँ, अब आता है 243D, पार्ले जी खाया है आप सबने, जैसे ही आप ऐड देखो पार्ले जी खाते क्या आ जाती है, पावर, है ना। तो 243G में क्या खिलानी है, पंचायतों को पार्ले जी खिलाना है। तो देखो
पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, वो किसको खाने से आएगा? वो पार्ले जी खाने से आएगा। तो अब जब जब आप पार्ले जी का जी देखें तो आपको 243 जी के तहत पंचायतों की पावर याद आनी चाहिए। तो 243 कैपिटल जी में सीधा याद रखना कि पंचायतों की शक्ति, इसमें क्या लिखी हुई है? पंचायतों की शक्ति लिखी हुई है। क्लियर? फिर 243 आय, 243 कैपिटल आय तो मुझे अब बताने की भी जरूरत नहीं है। जब मैंने वित्त आयोग पढ़ाया था तब आपको बताया था कि आय फॉर इनकम, तो आपका जो 243 आय होगा वो पंचायतों के लिए क्या होगा? वित्त आयोग का गठन होगा। तो देखो पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलेंगे आगे। हाँ, 243 के ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। 243 कैपिटल के, अब आप आंसर दोगे। मैंने बताया था कि मास्टर साहब के करे हो कि हम चुनाव करा रहे हैं, तो पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो कहाँ लिखा हुआ है? 243 के में लिखा हुआ है। देन हम किसको पढ़ेंगे? 243 ओ। अब देखो 243 ओ जो है उसको बहुत ढंग से आपको याद रखना होगा। आपने एक शब्द सुना होगा ना, जब आप कहते हो ओ नो, तो 243 ओ नो, नो मीन्स यहाँ पे पंचायतों के चुनाव में आप किसी भी प्रकार के कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं बर्दाश्त कर सकते। आपको ओ नो बोलना है। ओ नो आपको किसको बोलना होगा? कोर्ट को बोलना होगा कि तुम पंचायतों के चुनाव में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप या पंचायती नहीं करोगी। तो देखो पंचायतों के निर्वाचन या चुनाव में कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं, तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो? 243 ओ नो। किसको ओ नो बोलना है आपको? तो ओ नो आपको बोलना होगा कोर्ट को। बोलना होगा सॉरी कोर्ट, तुम किसके निर्वाचन में या किसके चुनाव में पंचायती नहीं कर सकती हो? पंचायतों के। तो पंचायतों के चुनाव में जो कोर्ट का हस्तक्षेप है उसको आपको नो कहने के लिए क्या लाना होगा? 243 ओ लाना होगा। तो क्लियर? ये सीक्वेंस से आपको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो ये सीक्वेंस जैसे मैंने आपको कीवर्ड के हिसाब से बताई है, आप उसी प्रकार में इसको याद रखें। आगे चले, चलो। हाँ, अब जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि आपको सावधान रहने की बड़ी जरूरत है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा श्योरिटी है कि वो जब दिसंबर में इतना अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो भी स्पेशली फॉर टीचर एग्जाम। कौन सा एग्जाम? टीचर ग्रेड के जो एग्जाम है, चाहे वो एपी का हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो थर्ड ग्रेड हो। ठीक है, अब उन्होंने क्या पूछा? अनुच्छेद 243 को उठाया। अभी मैंने आपको क्या बताया कि अनुच्छेद 243 में बहुत सारी चीजों की क्या दे रखी है? परिभाषा दे रखी है। फिर मैंने आपको क्या समझाया कि ये जितनी भी परिभाषाएं है ना, ये सारी की सारी परिभाषाएं पंचायती राज से संबंधित कीवर्ड्स की हैं। किसकी हैं? कीवर्ड्स की हैं। मतलब उसके जो कीवर्ड्स हैं उनकी परिभाषाएं 243 में लिख रखी है। अब जब भी आप किसी कीवर्ड को लिखोगे तब आप ऐसे थोड़ी नहीं लिखोगे 243, आप 243 क या ए, 243 बी या ख ऐसे लिखोगे ना। तो देखो सबसे पहली परिभाषा इन्होंने दी है जिला की, और जिला की परिभाषा में ये लिखते हैं 243 स्मॉल क ऐसे ब्रैकेट में, या इसको आप इंग्लिश में याद रख सकते हो 243 स्मॉल ए। क्या याद रख सकते हो? 243 स्मॉल ए। तो पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि निम्नलिखित में से, गौर से क्वेश्चन को सुनना, कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के अंदर जिला की परिभाषा दे रखी है। और उस दौरान आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन होगा 243 और एक ऑप्शन होगा 243 स्मॉल ए, और एक ऑप्शन होगा आपके पास 243 कैपिटल ए। अब आपको कंफ्यूजन नहीं करना है और सही आंसर पर क्या लगा के आना है? टिक लगा के आना है। हिंदी में उसको कह सकते हो आप 243 क। क्लियर? देन ग्राम सभा जो इन्होंने पूछ ली है, जो मैं दिसंबर का जिक्र कर रही थी, वो यही क्वेश्चन था। अब देखो ग्राम सभा में कहाँ परिभाषा है ग्राम सभा की? तो ग्राम सभा की जो परिभाषा है, ठीक है, जो ग्राम सभा की परिभाषा है वो लिखी गई है 243 ख, या आप इसको क्या कह सकते हो? 243 स्मॉल बी। अब जब भी आपसे ग्राम सभा का परिभाषा का आर्टिकल पूछा जाएगा तो एग्जामिनर आपको दो क्वेश्चन ऑप्शन में दे सकता है। एक दे सकता है 243 बी और एक दे सकता है 243 स्मॉल बी। उस केस में आपको अपना आंसर किसको लगा के आना होगा? 243 स्मॉल बी को देना होगा। क्लियर? और ग्राम सभा की परिभाषा में यहाँ क्या लिखा हुआ है? तो बहुत सिंपल सी एक लाइन लिख रखी है कि जो गांव की ग्राम सभा होगी वो उस गांव के पंजीकृत वोटर से,
जो 18 प्लस के हैं और चुनाव आयोग में जिनका क्या हो रखा है, रजिस्टर हो रखा है, उनसे मिलकर क्या होगी, वो बनी हुई होगी। तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बार बार इसको लिख लिख के आपको क्या करना होगा, अभ्यास करना होगा। और अभी क्लास लेते वक्त मेरी आवाज पर ही सिर्फ ध्यान रखना होगा, ठीक। चलो, अगली परिभाषा किसकी लिखी हुई है, मध्यवर्ती स्तर की, 243 ग, या इंग्लिश में कहते हैं 243 स्मॉल सी। फिर पंचायत की परिभाषा, हाँ ये हो सकती है आपको अपकमिंग क्या कर ली जाए, पूछी जाए कि पंचायत की जो परिभाषा है वो कौन से आर्टिकल में है, तो वो कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, 243 घ, ठीक है, या इसको इंग्लिश में लिखेंगे 243 स्मॉल डी, ओके। फिर देखो पंचायत क्षेत्र की 243 ड़ में, जनसंख्या की 243 च में, और ग्राम सभा की 243 छ में, ठीक, सॉरी सिर्फ गांव की किस में लिखी हुई है, 243 छ में। तो यहाँ पे आपको ये वाला हिस्सा जो है, अभी एपी का एग्जाम होना है, इस हिस्से को आपको रोज रिवाइज करना होगा। जिन लोगों ने भी मेरी टेस्ट सीरीज खरीद रखी है उनको ये पीपीटी मिलेगी, वहां पे मैं ये लिख के दे रही हूँ आपको कि ये आपको रोज रिवाइज करना है। क्या करना है, रोज, ताकि अगर वो पंचायती राज से यहाँ से आपको एग्जाम में पीछे करने की कोशिश करे तो आप वहां पर क्या हो जाइए, सेफ हो जाइए। आगे चले, चलो, हाँ अब हम बात करते हैं, अंदर में जाएंगे 243 ए के। तो 243 के ए के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था, ये किसके बारे में है, ग्राम सभा के बारे में है। अब बस थोड़ी बातें आपको समझनी है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ग्राम सभा का गठन, सिंपल। फिर लिखा हुआ है कि पंचायती राज अधिनियम 1994 का सेक्शन 2 है, जो किसके बारे में बात करता है, ग्राम सभा के गठन के बारे में। अब यहाँ पे आपको दोनों चीजें एक साथ एपी के एग्जाम के लिए याद रखनी है। एक तरफ आपको याद रखना है कि अगर संवैधानिक रूप से आपसे पूछे तब आपको आर्टिकल लगा के आना है 243 बी। लेकिन आपको नियमानुसार, विधानसभा के नियम के अनुसार पूछे तो आपको लगा के आना है पंचायती राज एक्ट 1994 का सेक्शन 2। तो ये पूरा का पूरा चीज आपको अपने दिमाग में क्या करना होगा, सेटल डाउन करना होगा, रखना होगा, ताकि अगर एग्जाम में कहीं से भी पूछे तो आपका क्वेश्चन क्या नहीं हो, गलत नहीं हो। तो पहली चीज, दो चीज में कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं आगे की लाइन की ओर। देखो, गांव के सभी वयस्क मतदाता, मतलब वो सब लोग जो 18 इयर्स के हैं, 18 साल के हैं या 18 साल से ऊपर के हैं, जो मतदाता सूची में, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक व्यक्ति जो 18 या 18 साल का है और कहाँ रह रहा है, गांव में रह रहा है, लेकिन अगर वो वोटर लिस्ट में नहीं है, किसमें नहीं है, वोटर लिस्ट में नहीं है, मतदाता सूची में नहीं है, तो वो ग्राम सभा का सदस्य नहीं होगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति 18 या 18 प्लस का है और वोटर लिस्ट में उसका नाम है, तो वो निश्चित तौर पर ग्राम सभा का क्या होगा, सदस्य होगा। तो गांव के सभी वयस्क मतदाता जो मतदाता सूची या वोटर लिस्ट में है, उनसे मिलकर ही क्या बनेगी, ग्राम सभा बनेगी। अब पढ़ लेते हैं कि भाई ग्राम सभा बैठक कब करेगी। तो देखो, ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी बैठकें हो सकती हैं, 4। कब कब हो सकती है, देखो ये डेट स्पेशल है, 26 जनवरी, 1 मई, मजदूर दिवस, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। ये डेट सहित आपको क्या रखना होगा, या तो जनरली कितनी बैठकें एक साल के अंदर करानी है, 4। 26 जनवरी को, 1 मई को, 15 अगस्त को और 2 अक्टूबर को। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे चले, चलो। हाँ, इसका ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होगा, तो सरपंच होगा। तो मेरे जो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उनके लिए तो ये बहुत आसान है, क्योंकि वो इस प्रोसेस को जीते हैं। हम जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं उस प्रोसेस से क्या नहीं है, वाकिफ नहीं है, तो हमें ये थोड़ी क्या लगती है, तकलीफ दे। अब देखो, परंतु ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि परंतु संविधान के अनुसार 6 माह में एक बैठक जरूरी है। 6 माह में एक, तो फिर साल भर में कितनी हो गई, संविधान के अनुसार साल भर में कितनी हो गई, 2 बैठक। इस चीज को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। पूछ सकता है कि संवैधानिक रूप से जो है वो कितनी बैठकें हैं, तो 6 माह में एक बार, तो साल भर में कितनी हो गई, 2। लेकिन नियमानुसार वो क्या कर रखे हैं अभी के 1 वर्ष में वो कितनी बैठक करते हैं, 4। कब कब करते हैं, 26 जनवरी को, 1 मई को और 15 अगस्त को और 2 अक्टूबर को। बैठक का समय, तारीख, स्थान कौन निर्धारित करेगा, सरपंच निर्धारित करेगा।
ये भी आपको क्या करना है, नोट डाउन करके रखना है। वो पूछ सकते हैं कि ग्राम सभा की बैठकों का समय, बैठकों का एजेंडा कौन तैयार करेगा, तो कौन तैयार करेगा, सरपंच तैयार करेगा। फिर देखो गणापूर्ति, इम्पोर्टेंट है ना। तो अभी मुझे विधानसभा की गणापूर्ति लिख के बता सकते हो क्या कि वो कौन सा आर्टिकल है? लाइव चैट में टाइप कर सकते हो, अगर टाइप कर सकते हो तो बहुत अच्छे, शाबाश। ऐसे ही पढ़ते रहे आप, क्योंकि पढ़ोगे तो आप ही, मैं तो 1 घंटा आपको अच्छे से गाइड करके जाऊंगी, अच्छे से पढ़ा के जाऊंगी। जैसे कि मैं पहले से कह रही हूँ कि परीक्षा सिर्फ आपके आत्मबल से पास होगी। मैं सिर्फ आपको अच्छा पढ़ा सकती हूँ, अच्छा गाइडेंस दे सकती हूँ, लेकिन अनुशासन आपको रखना होगा कि हमें समय पे क्लास देखनी है, समय पर सारा काम करके रखना है। मैं जिस चीज को कहूँ उसको रिवाइज करना है। वो आप ही हैं जो इतने ताकतवर हैं, जो एग्जाम तक लगातार क्या करेंगे, अपने आप को अनुशासित रखेंगे। तो फिर से आपको ध्यान रखना होगा कि अगर अभी आपको गणापूर्ति आ रही है तो एग्जाम में भाग लेने वाले हजारों की संख्या के कॉम्पिटिटर से आप 1 कदम आगे हैं। ठीक, तो गणापूर्ति कुल सदस्यों का वही 1/10 या 10%। अब गणापूर्ति का नियम कौन सा है, कौन सी सेक्शन है, वो भी इस साल आपको थोड़ी क्या रखनी है, देख के रखनी है। तो वो मैंने यहाँ लिख दी है कि राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 का सेक्शन 8A से 8F के बीच में क्या लिखा हुआ है, आपका गणापूर्ति लिखा हुआ है। याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ एक बार रीड करके क्या करना है, छोड़ना है। देन ग्राम सभा सरपंच सामाजिक अंकेक्षण का क्या रखता है, अधिकार रखता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है आपकी ग्राम सभा। और राजस्थान में पहली जो ग्राम सभा है वो कहाँ है, मुहाना, जयपुर, 1999। तो ग्राम सभा के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो आपको बता दी है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। हाँ, अब देखो अनुच्छेद 243B, अब कौन सा पढ़ रहे हैं हम, अनुच्छेद 243B। तो अनुच्छेद 243B क्या कहता है कि पंचायतों का गठन कर लो। पंचायतों का जो गठन है वो कैसी संरचना है, वो त्रिस्तरीय संरचना है, जिसके शीर्ष पर या शिखर पर जिला परिषद है। कौन है, जिला परिषद है। जिसके मध्यवर्ती स्तर पर, कौन से स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर इसके कौन होगी, पंचायत समिति। तो देखो जिला परिषद को मैं ZP लिखती हूँ, पंचायत समिति को मैं PS लिखती हूँ, और ग्राम पंचायत को मैं GP लिखूंगी। इसके सबसे निचले लेवल पर, इसके निम्न स्तर पर कौन होगी, आपके ग्राम पंचायत होगी। तो पंचायतों के गठन में इन्होंने त्रिस्तरीय संरचना दी है। यही त्रिस्तरीय संरचना बलवंत राय मेहता कमेटी ने कही थी, वही है। फिर राज्य की आबादी 20 लाख से कम है तो कौन सा स्तर नहीं होगा, मध्यवर्ती स्तर नहीं होगा। ये चीज आपने क्या रखनी है, रीड करके रखनी है। फिर देखो 243B, ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो 243B है ना, इसी ने क्या करा है, पंचायती राज संस्थाओं को, पंचायती राज संस्थाओं को कौन किसकी मान्यता दी है, सही मायनों में संवैधानिकता दी है। क्या दी है, संवैधानिकता दी है। अब आप कहोगे मैम ऐसा कैसे, तो देखो पंचायतों की संवैधानिकता का प्रश्न आया था तो हमने संविधान में संशोधन किया और उनको संवैधानिकता दे दी और त्रिस्तरीय संरचना के साथ पंचायतों का गठन कर लिया। लेकिन ये जो त्रिस्तरीय संरचना जो बलवंत राय मेहता कमेटी ने दी थी वो हमने कौन से आर्टिकल में डाली, तो वो हमने 243B में डाली। तो ऑटोमेटिकली हमारे पंचायती राज संस्था को जो त्रिस्तरीय है उसको संवैधानिकता कौन सा आर्टिकल देता है, 243B देता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एग्जामिनर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से पंचायती राज संस्थाओं के अनुच्छेद में से वो कौन सा अनुच्छेद है जो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिकता देता है, तो वो है 243B, क्योंकि उसी में आपका स्ट्रक्चर लिख रखा है। आगे बढ़ू, चलो अगला 243C। तो 243C तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ग्राम पंचायतों की क्या याद रखनी है, संरचना याद रखनी है। और ग्राम पंचायतों की जो संरचना की शक्ति है वो किसको दे रखी है, विधानमंडल को। मतलब जो विधानमंडल होगा वो ग्राम पंचायतों की संरचना तय करेगा। आपको सिंपल इतना याद रखना है कि जब एग्जामिनर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से किसको यह शक्ति दी गई है कि वो पंचायतों की संरचना तय करे, तो विधानमंडल और विधानसभा, तो दोनों में से करेक्ट आंसर क्या है, ज्यादा विधानमंडल है। लेकिन अगर विधानमंडल ऑप्शन में ना हो तो आपको किसके साथ जाना होगा, विधानसभा में, क्योंकि कुछ राज्यों में ही है विधानमंडल, बाकी तो सब जगह क्या है, विधानसभा है। तो क्लियर, आगे चलूं, चलो अगला
243 डी, डी इंपॉर्टेंट है, ये किसके बारे में बताता है आपको, आरक्षण के बारे में। तो 243 किसके बारे में है, आरक्षण। किसका आरक्षण, स्थानों का, सीटों का। तो देखो सीटों का आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं हेतु है, और वो 1/3 है। कितना है, 1/3, या उसको आप कितना कह सकते हो, 33% है। मतलब ये आरक्षण सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, ये SC ST और महिलाओं के लिए है। और ये कितना है कि टोटल जितना भी है उसका 33% या 1/3 है। क्लियर। और लगभग अभी वीडियो देखने वाले, क्लास देखने वाले सभी बच्चों को ये चीज मालूम है। अब आगे चलते हैं। राज्य में 2009 से महिलाओं को 50%, मतलब राजस्थान ने कितना दे रखा है, 50% आरक्षण, जो कब इस्तेमाल हुआ था राजस्थान में, 2010 के चुनाव में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि ओबीसी को कितना आरक्षण है, 15% है, परंतु 4 अक्टूबर 1999 से कितना दे रहे हैं हम, 21%, ज्यादा दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं, 21%। और हम कब से दे रहे हैं, 4 अक्टूबर 1999 से। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में हमें ये बताइए कि पंचायती राज संस्थाओं में के चलते जो स्थानों में आरक्षण है उसमें राजस्थान में ओबीसी को कितना आरक्षण दिया जा रहा है, 15% या 21%। तो उस केस में आपका आंसर क्या होना चाहिए, 21%। तो आरक्षण में कोई दिक्कत नहीं। आगे चले, चलो। हाँ, अब आती है 243E। ई में अपन को क्या याद रखनी है, पंचायतों की अवधि। क्या याद रखनी है आपको, पंचायतों की अवधि। तो अब पंचायतों की अवधि प्रथम अधिवेशन से कितनी होगी, 5 वर्ष तक। सिंपल। कार्यकाल पूरा होने से पहले अगर भंग कर दे तो 6 माह के अंदर आपको क्या कराने होंगे, चुनाव। मान लो किसी कारणवश वो 5 वर्ष से पहले भंग हो रही है तो 6 माह के भीतर भीतर आपको क्या कराने होंगे, इलेक्शन कराने होंगे। बिल्कुल वैसे जैसे आपकी विधानसभा या लोकसभा भंग हो जाती है तो आप 6 महीनों के भीतर भीतर क्या कराते हैं, चुनाव कराते हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे छोटा और सबसे बेहतरीन उदाहरण है, इसलिए यहाँ पे भी वो बाध्यता क्या की गई है, लागू की गई है। आप ऐसे समझे कि जो ग्राम सभा है वो संसद का छोटा रूप है, नन्ना मुन्ना रूप है। कैसा रूप है, नन्ना मुन्ना रूप है। तो नन्ना मुन्ना रूप को बिल्कुल वैसा ही रखा गया है कि अगर भंग हो जाए तो भाई 6 महीने के अंदर अंदर क्या कराओ, चुनाव कराओ। फिर देखो, यदि पंचायत के विघटन के समय 6 महीने का ही कार्यकाल बाकी है, या एक ऐसी कंडीशन है कि जो ग्राम पंचायत है वो तब खत्म हुई है जब सिर्फ 6 महीने ही घट रहे हैं और चुनाव होने हैं, तो उस केस में जरूरी नहीं है कि 6 महीने के भीतर भीतर फिर से चुनाव कराया जाए, आप वेट कर सकते हैं। तो यदि पंचायत के विघटन का समय 6 महीने का ही कार्यकाल बाकी है तो चुनाव जरूरी नहीं है। अब हम बात करते हैं किसकी, अविश्वास प्रस्ताव की, कि भाई पंचायतों में अविश्वास प्रस्ताव भी होता है। तो बहुत इजी है, 5 साल की है, तो 5 साल की है तो आप अविश्वास प्रस्ताव कब लाओगे, तो आप अविश्वास प्रस्ताव लाओगे 2 साल पर। कब लाओगे, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद लाओगे। मतलब आप कौन से साल पर लाओगे, तीसरे साल पर। जो तीसरा साल होगा उसी पर क्या आएगा, अविश्वास प्रस्ताव आएगा। तो क्लियर। तो ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है कि आपको पंचायतों में अविश्वास कब शो करना है, 2 वर्ष बाद या तीसरे वर्ष में। गौर से सुनना, 2 वर्ष बाद या फिर तीसरे वर्ष में। क्लियर। चलो, हाँ, अब आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो देखो यहाँ पे लिख लेते हैं हम छोटा छोटा करके। आप भी मेरे साथ अपने कॉपी में अगर अभी नोट्स बना रहे हैं तो लिखते जाएं कि आप कब ला सकते हो। पहला तो ऐसे ही लिखो, कब ला सकते हो। तो 2 पॉसिबिलिटी है, पहली 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, या इसको आप क्या कह सकते हो, तीसरे साल पर। क्या कह सकते हो, या इसको तीसरे साल पर। क्लियर। फिर कहना है कि वैध कैसे होगा ये, तो बहुत सिंपल सी बात है, 1/3 लोगों के क्या जरूरी है, साइन जरूरी है। क्या जरूरी है, साइन जरूरी है। 1/3 लोगों का साइन जरूरी है। ठीक है, 1/3 लोगों का क्या जरूरी है, साइन। फिर क्या याद रखना है कि 3/4 लोगों का क्या जरूरी है, समर्थन जरूरी है। क्या जरूरी है, समर्थन। अब अगली बात, अगर 3/4 लोगों ने समर्थन दे दिया तो अविश्वास प्रस्ताव क्या हो जाएगा, पारित। तो बहुत सिंपल है कि पंचायतों में अगर अविश्वास लाना है तीसरे साल आएगा या 2 साल बाद आएगा। फिर क्या याद रखना जरूरी है कि इसको वैध कब माना जाएगा, जब पूरे 1/3 मेंबर्स क्या कर देंगे, साइन करके दे देंगे कि हाँ हमारा सरपंच बदमाश है। ठीक है।
फिर क्या करना है कि इस 1/3 वाले प्रपोजल को जो तीसरे साल पर आ रहा है उस पर 3/4 सदस्य क्या कह दे, यस कह दे कि हाँ हमारे गड़बड़ है। उस केस में ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा और फिर पंचायत भंग हो जाएगी और फिर आपको क्या कराने पड़ेंगे, मध्यावधि चुनाव कराने पड़ेंगे। लेकिन अगली कंडीशन देखो, यदि अविश्वास प्रस्ताव एक बार रद्द हो जाए, मतलब वो एक बार क्या हो जाए, फेल हो जाए, तो रद्द हो जाए तो वापस नहीं लाया जा सकता 1 साल तक। वापस कब तक नहीं लाया जा सकता, 1 साल। फॉर एग्जाम्पल आप तीसरे साल में लाए, तीसरे साल में वो फेल हो गया तो आप 4th ईयर तक तो क्या नहीं कर सकते, ला ही नहीं सकते। फिर आप 5वें वर्ष में लाने की कोशिश करोगे तब तक तो क्या होंगे, चुनाव नजदीकी होंगे। तो इसलिए ये कहा गया कि अगर एक बार फेल हो गया आपका अविश्वास प्रस्ताव जो तीसरे साल में आया है तो फिर अगले 1 साल के लिए आप अविश्वास वापस रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब अनुच्छेद 243 DE की जो संरचना है वो बिल्कुल कैसी है, लोकसभा जैसी है। मतलब कि आपको जो अवधि है और जो आरक्षण के प्रावधान है वो बिल्कुल कैसे हैं, लोकसभा जैसे है। वैसे भी मैंने अभी आपको बताया कि आप क्या मान सकते हो, इसका लोकसभा का नन्हा मुन्ना रूप है ये, तो कुछ चीजें जो है वो बिल्कुल कैसी हैं, लोकसभा जैसी हैं। तो क्लियर, आगे चलूं। हाँ, अब पढ़ते हैं डिस्क्वालिफिकेशन 243F, जिससे आपको क्या याद रखना है, सदस्यों की अयोग्यता। किसकी अयोग्यता, सदस्यों की अयोग्यता। अब देखो, पहली अयोग्यता के बारे में क्या लिखा है कि राज्य विधानमंडल, गौर करना क्या लिखा हुआ है, विधानमंडल ऐसा कानून बनाए और उसी के प्रावधान के तहत डिस्क्वालीफाई होगा। फॉर एग्जाम्पल विधानमंडल ने कोई कानून बना दिया और उस कानून में लिख दिया कि अगर ये बातें हुई तो उक्त सदस्य क्या होगा, डिस्क्वालीफाई, अयोग्य होगा। क्या होगा, अयोग्य होगा। फिर से मैंने इंग्लिश का शब्द डिस्क्वालीफाई इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि इसके बीच में आने वाले एफ से आपको एग्जाम में याद रहेगा कि 243F अयोग्यता है। तो पहली अयोग्यता विधानमंडल के किसी नियम के अनुसार। दूसरा, लाभ के पद पर हो, अगर वो किसी लाभ के पद पर है तो भी वो क्या होगा, अयोग्य माना जाएगा। सरकारी नौकरी में हो, ये नया है आपके लिए पर आपको क्या रखना होगा, ध्यान में रखना होगा। फिर नैतिक रूप से गलत हो, ये वो अक्षरा वाला नैतिक नहीं है, ये है जो सही में आप क्या होते हो, नैतिक होते हो। तो आप वो अक्षरा वाला नैतिक ना कर देना, नैतिक रूप से क्या हो, गलत हो। फिर क्वालिफिकेशन में क्या लिख रखा है कि आपका 21 वर्ष का एज होना चाहिए। आप 21 वर्ष के आयु से कम है तो फिर आप चुनाव लड़ने के लिए क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई। मेंबर बनने के लिए क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई। तो डिस्क्वालिफिकेशन वाले के अंदर ही क्या लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है कि मिनिमम जो 21 ईयर्स का है वो पंचायतों के इलेक्शन या सदस्य होने के लिए क्या है, योग्य है। अगर 21 साल से आप कम हैं तो आप सदस्य बनने के लिए अयोग्य हैं। तो क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलें। हाँ, फिर क्या लिखा हुआ है, शारीरिक या मानसिक रोगी है तो भी अनफिट है, डिस्क्वालीफाई है। फिर देखो, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 में शैक्षिक योग्यता अनिवार्य की गई थी, करा था 8वीं और 10वीं करा था, लेकिन उसको 2019 में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो ये इतनी सी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में आपको निकनेक क्या करने थे, पॉइंट याद रखने हैं। आगे चले। हाँ, अगला पंचायतों 43G, क्या खिलाना है पंचायतों को, पार्ले जी बिस्कुट। ठीक है, तो जैसे ही वो पार्ले जी बिस्किट खाएंगी वो क्या हो जाएंगी, पावरफुल, वो पावर फील करेंगी। तो देखो, पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उनके उत्तरदायित्व वो कहाँ लिखे हुए हैं, 243G में। अब देखो, आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाना और उसको क्या करना, लागू करना। तो जितने भी पंचायतों का इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है, उनकी अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाने का प्रयास है और जो सामाजिक स्तर पर जो भी कमियां हैं उनको ठीक करने का काम है, वो सब कहाँ लिखा हुआ है, 243G में लिखा हुआ है। फिर देखो, 11वीं अनुसूची के तहत 29 विषयों पर पंचायत कानून बनाने की शक्ति रखती है। अब ये 29 विषय आपको जो इम्पोर्टेंट है वो क्या रखने होंगे, ध्यान में रखने होंगे। पहला देखो, भूमि कृषि है, पर कृषि तो सब गैस कर लेते हैं इसलिए एग्जामिनर पेपर में नहीं देता। आपको भूमि विकास याद रखना है, जो याद रखना है उसको मैं क्या करती जा रही हूँ, स्टार लगाती जा रही हूँ। लघु सिंचाई और जल प्रबंधन भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, इस पर भी मैं क्या लगाती रही हूँ, स्टार। फिर देखो, वन और लघु वन उपज, ये भी आपको ध्यान रखना है। पशुधन आपको ऑटोमेटिक वहां क्या हो जाएगा, गैस। खादी और ग्रामोद्योग पर भी आपको क्या लगाना है,
याद रखना है। ग्रामीण विकास आपको याद रहेगा। गरीबी उन्मूलन भी आपको क्या रखना होगा, याद। महिला और बाल विकास को भी आपको क्या रखना है, याद। पेयजल भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। ईंधन और चारा आपको अपने ऑटोमेटिक याद रहेगा, क्योंकि चारा उसी को चाहिए जिसके पास क्या है, पशुधन है। देन कौन सा इंपॉर्टेंट है, मेले और बाजार। और इस साल हो सकता है कि ये आपको जनवरी में एग्जाम में देखने को मिल जाए, जनवरी 2024 के अंदर। तो मेले और बाजार पर क्या रखना, फोकस रखना। आगे बढ़े, ओह हो गया। तो इतने से जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो एग्जामिनर पूछ सकता है पंचायती राज की, वो मैंने आपको बता दी है। और अगर आपको एपी के एग्जाम के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए और आरएस के या पीएससी के एग्जाम के लिए बेस अच्छा करना है, मजबूत करना है, कॉन्सेप्चुअल प्लस थ्योरी प्लस एमसीक्यू करने हैं, तो आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा और हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर जाकर ये टेस्ट सीरीज आपको डाउनलोड करनी होगी, खरीदनी होगी, जिस पर आपको ये सब कुछ क्या मिलेगा, कंटेंट मिलेगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो भी एपी की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। डरे नहीं, घबराएं नहीं, भले ही 7 जनवरी को एग्जाम है, आप अच्छे से कर पाएंगे। रेगुलर अपना एक स्केड्यूल बनाइए और खूब मेहनत कीजिए और अपने सपनों को क्या कीजिए, पूरा कीजिए। तब तक के लिए बाय।